राजेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्याम शर्मा जी, संगठन मंत्री आदरणीय सुरेश जैन जी, आदरणीय सुधीर पाठक, चंद्रशेखर जी और उपस्थित सभी इस सम्मेलन के लिए सम्मिलित हुए सभी सम्माननीय अतिथि भाई और बहनों, सबसे पहले मैं नागपुर का सांसद होने के नाते मैं आप सबका नागपुर में स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत विकास परिषद के नाम में ही भारत भी है और विकास भी है, और इसीलिए हम सब लोग मिलकर हमारे भारत को, हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारी मातृभूमि को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हमारे सबके मन में ये भाव है कि हमारी मातृभूमि भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। हमारे मन में ये भी भाव है कि हम दुनिया की महाशक्ति बने, विश्व गुरु बने। और इसलिए ये जो अनेक प्रकार के राष्ट्र के पुनर्निर्माण के उद्दिष्ट हमारे सामने हमने रखे हैं, उस उद्दिष्टों को पूरा करने के लिए ही एक मिशन के रूप में विकास परिषद के कार्य में आप सब लोग कार्य कर रहे हैं। 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली है। तब लोकमान्य तिलक जी और आगरकर जी के बीच में एक काफी बड़ा विवाद था। विवाद इसलिए बात के लिए था कि पहले स्वराज्य चाहिए कि पहले हमें सामाजिक सुधार करने चाहिए। स्वराज्य और सुराज्य ये दोनों के लिए समाज में परिवर्तन पहले होना चाहिए, हमें समाज को सुधारना चाहिए, ये आगरकर जी का मत था। पर अंग्रेजों का जो हमारे देश पर एक प्रकार से जो गुलामी थी, उसको दूर किए बिना, स्वराज्य मिले बिना हम सुराज्य का निर्माण नहीं कर सकते। ये युक्तिवाद लोकमान्य तिलक जी इन्होंने बार बार किया और उन्हीं के बात को लोगों ने समर्थन भी किया था। 47 में हमें स्वतंत्रता जरूर मिली है और आज हम हमारे देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस 75 साल के इतिहास ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है और कुछ दिया भी है। 47 के पूर्व का इतिहास देश के समर्पण के लिए, देश के स्वाधीनता के लिए और देश को गुलामगिरी से मुक्ति दिलाने के लिए एक संघर्ष का इतिहास था। और उसी इतिहास में हमने प्रेरणा लेकर सुराज्य के निर्माण करने का संकल्प हाथ में लिया। महात्मा गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि हमें स्वराज्य मिला है, अब सुराज्य निर्माण करना है। और सुराज्य का उल्लेख वो रामराज्य के रूप में करते थे। हमारे नागपुर में 1932 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और हेडगेवार जी ने जब ये स्थापना की थी तो उनके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि हमारे देश में इतना बड़ा देश होने के बाद में भी, इतना शक्तिशाली देश होने के बाद में भी, यहाँ व्यापार कर रहे आए हुए अंग्रेजों ने हमारे देश को कैसे गुलाम बनाया और इसलिए इसका कारण क्या है। और इसलिए हमारे समाज को जगाना पड़ेगा, व्यक्तियों को संस्कारित करना पड़ेगा और सुखी समृद्ध समाज को निर्माण करके बलशाली राष्ट्र का निर्माण करना होगा। अगर ये हम करेंगे तो ही हमारा देश भविष्य में प्रगति कर सकेगा। और इसी भाव से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आज हमारे देश में हम सब काम करते समय उद्दिष्ट के बिना तो कोई कार्य नहीं होता। हिंदी गीतों में एक गीत था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या फिक्र है कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ऐसी तो हमारी सफर नहीं है। हमारा उद्दिष्ट निश्चित है और उद्दिष्ट निश्चित होने के कारण हम सबको अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करना है, यही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है।
भारत विकास परिषद के बारे में आपकी हमारी जो वैचारिक भूमिका है, उसमें हम सामाजिक दायित्व के साथ, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ, सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम समाज में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए कार्य करते हैं। सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और जो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है, इसको दूर करने के लिए हम आर्थिक विकास के भी क्षेत्र में काम करते हैं। अलग अलग क्षेत्र से जो कुछ काम होता है उसे अंततोगत्वा समाज परिवर्तन में उसका कुछ न कुछ योगदान होता है, और इसी योगदान के पीछे अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग संगठन अपने वैचारिक भूमिका के साथ लगातार लगे, पर अभी भी हम उद्दिष्ट से काफी दूर है। और उद्दिष्ट से दूर है इसलिए हमको हमारी गति बढ़ानी होगी, और गति बढ़ाने के बाद वो उद्दिष्ट को पूरा करना होगा। हम लोग दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अब वर्ल्ड में हमारा 5वां नंबर है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए, हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। सामाजिक समता और आर्थिक समता, सोशल इक्वेलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी समाज में प्रस्तापित हो। और विशेष रूप से एक भी बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में दो विशेष रूप से वर्गों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। जैसे सामाजिक विषमता है, वैसे आर्थिक विषमता भी बड़ी है। हम लोग सेवा का काम करते हैं, इसलिए ज्यादातर इस विषय का आप सब लोग विचार करते ही होंगे कि हमारे देश में 124 जिले ऐसे हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहां स्कूलें नहीं है, अस्पताल नहीं है, किसानों के लिए फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, गांव जाने के लिए रास्ते नहीं है, और जिसके कारण वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। हमारे देश में जो अर्बन क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसमें ज्यादातर हम काम करते हैं, उसमें विकास काफी हुआ है। पर 1947 में 90% लोग आबादी गांवों में रहती थी, अब 25 से 30% माइग्रेशन हुआ है। ये जो गांव छोड़कर जो लोग आए हैं, जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों में आए हैं, ये कोई खुशी से नहीं आए, ये मजबूरी से आए। गांव में अच्छे स्कूल नहीं, गांव में अस्पताल नहीं, गांव में अच्छा लिविंग नहीं, गांव में रोजगार नहीं, गांव में अपना पेट पानी, जो कुछ संसार उनको चलाना है वो चला नहीं पाते। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के कारण गांव छोड़कर शहरों में आए हैं। उससे शहरों की भी समस्याएं निर्माण हुई है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से विकास परिषद और भारत का विकास करने के लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमको किस मार्ग से जाना है, और वो मार्ग जो है वो इफेक्टिव होगा। आजकल फास्ट फूड का जमाना है। एलोपैथिक मेडिसिन लोग इसलिए पसंद करते हैं, वो डॉक्टर को बोलते हैं इंजेक्शन लगा दो, इन्हें जल्दी आराम पड़ेगा। अब लोगों की अपेक्षा ये भी कि हमें जल्दी परिणाम मिलने चाहिए, और परिणाम मिलने चाहिए, इसलिए हमें भी हमारे विकास की कार्यक्रमों को और नीतियों को इस दृष्टि से तय करना होगा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य पूरा करने में हम कैसे कामयाब होंगे।